Okay guys, I need your attention. We are officially starting off with the past papers. ठीक है, बहुत recent past papers है. You can also check the date of this past paper. This is from Feb March 23. ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के सवाल होंगे लेकिन कर लेते हैं. कुछ आसान भी है, कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत ही बच्चों वाले, लेकिन कुछ बहुत डिफिकल्ट भी है. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, इधर हमसे पूछता है कि यार a wire carries a current of 0.10 microampere, right? The potential difference across the wire is 10 millivolt. ठीक है, ये आ गया. यानी मैं एक काम कर सकता हूं कि इस सवाल के अंदर पहले ही मैं इसकी कन्वर्जन कर लेता हूं. ये हो जाएगा 0.10 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो कितना होता है? -6. ठीक है, और मिलीवोल्ट कितना होता है? ये एक मिनट, इसको एम्पियर्स में लिख रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स. लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ या ना? सही है. और मेरे पास कहता है हाउ मच एनर्जी इज डेसिपेटेड बाय द वायर इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स. सिंपल एज दैट. E इज इक्वल टू IVT लगा दें. यानी हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है IVT. तो करंट कितना है हमारे पास? आ रहा है 0.10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितना है? 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 10. अच्छा एक मिनट सुन लो, पहले मुझे जूल्स में आंसर बताओ कितना आ रहा है? 1 इंटू 10⁻⁻8 जूल्स में आ रहा है. सही है. अब मैं एक काम करूंगा, मुझे इनमें से देखना है कौन सा आंसर बन सकता है. तो अब मैं एक काम करता हूं, सबको एक एक करके देख लेते हैं. अगर मैं सबको हेल्प आउट कर रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप सबको ओपन करके देख लो. ये हो जाएगा 1 इंटू 10, पीको कितना होता है? 10⁻⁻12. ये तो नहीं हो सकता, ये भी गया, खराब हो गया ये वाला. दूसरा है 10 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स. ये भी नहीं हो सकता, आप एक पीछे करोगे तब भी नहीं हो सकेगा. 1 इंटू 10⁻⁻9 ये भी नहीं हो सकता. तो जाहिर बात है एलिमिनेशन के बाद D ही बचा है आपके पास. गॉट इट? अगर इफ यू आर नॉट श्योर कि ये ऐसा है, चेक कर लो. ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻9. अगर 10 इंटू 10⁻⁻9 है, अगर मैं एक डेसिमल प्लेस इधर कम करता हूं तो इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 विच मैचेस दिस कंप्लीटली. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास यही वाला आंसर D बेस्ट बन रहा है. अब ये नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, जरा इधर देख लो. What is the definition of the potential difference across an electrical component? Potential difference is the energy transferred या work done per unit charge. तो इसका मतलब है कि इसका आंसर A हो जाएगा. लेकिन दूसरे ऑप्शन भी देख लो. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट करंट, हो ही नहीं सकता. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट रेसिस्टेंस, ये भी नहीं होता. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर. तो ये भी नहीं हो सकता. समझ गए? ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास ये सवाल है, सुन लो बेटे, प्लीज 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 प्लीज, आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. ठीक है. विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वे द करंट I थ्रू अ फिलामेंट लैंप वेरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट. अब ये चीज तो O लेवल से आप कर करके आए हुए हो भाई, इसके अंदर कोई शक ही नहीं है. इट्स अ फैक्ट, और वो फैक्ट ये है B. सही है. अब मेरा आप लोगों से ऐसे ही सवाल है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्राफ बेंडिंग लाइक दिस? क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो अब इस ग्राफ में मेरा आप लोगों से सवाल है, व्हाट इज हैपनिंग टू द रेजिस्टेंस? इंक्रीज हो रही है. याद रखो, जब भी आपका कर्व V की तरफ घूमेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. गॉट इट? अच्छा, फिर हमारे पास आया सवाल, थोड़ा सा टेक्निकल आया है. The table shows the properties of two different wires P and Q. Okay, एक की वायर की लेंथ L है, रेसिस्टेंस R है, रेसिस्टिविटी ρ है. दूसरे का भी हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन गिवन है. वायर P has a cross section of diameter D. What is the diameter of the cross section of wire Q? अब इस सवाल को हम करते हैं, या मैं आप लोगों को थोड़ी देर टाइम दूं करने के लिए. सबसे पहली चीज है, फॉर्मूला रेसिस्टेंस का क्या होता है? मैं इधर लिखता हूं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया होता है. यहां तक भी पहुंच गए. लेकिन मेरे पास इसमें डायमीटर की बात कर रहा है, तो डायमीटर के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू पाई डायमीटर स्क्वायर ओवर 4 लिख सकते हैं.
यानी अगर मैं इस इक्वेशन को, इस ए को इसमें डालता हूं तो मैं एक जनरल इक्वेशन बनाकर फिर उसके बाद प्रोसीड करता हूं, तो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन बन रही है वो बन रही है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ इनटू 4 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। प्लीज टेल मी, यहां तक तो पहुंच जाओगे? यहां तो पहुंच जाओगे। अब यहां पे हम लोग पहुंच गए। नाउ वी कैन बिगिन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब मैं एक कलर कोड जो है मैं ग्रीन वाला इसके लिए रख रहा हूं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं फॉर पी मैंने इधर किया, ये हो जाएगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। ऐसे कर सकता हूं। ये मेरे पास किसके लिए आया था? ये आया था वायर P के लिए। अब मैं वायर Q के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो वायर Q के लिए मैं रेड कलर से कर रहा हूं। वायर Q में हमारे पास रेसिस्टेंस कितनी है? 1/4। 1/4 R इज इक्वल टू 1/3 रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है इसकी 2L मल्टीप्लाइड बाय 4 है क्योंकि फॉर्मूला में 4 था, डिवाइडेड बाय हमारे पास है पाई, लेकिन डायमीटर इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। इस डायमीटर का नाम रख लेते हैं डी क्यू, रख ले इसका नाम डी क्यू स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो या डिवाइड कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। हाउ अबाउट आई गो फॉर डिवीजन ऑफ दीज टू इक्वेशंस? दैट इज आई थिंक सबसे बेस्ट यही तरीका होगा। अब मैं इसको मैथमेटिकली डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। जरा इधर देख लो, थोड़ा सा मैं ब्रश साइज को भी थिक कर रहा हूं सो दैट यू कैन फॉलो दिस। मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। यानी मेरे पास हो जाएगा रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1/4 R, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज को मैं इस तरह लिख रहा हूं, रो L इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। फिर मैथमेटिकली डिवाइड का साइन लगाया और मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, रो इंटू 2L इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 डी क्यू का स्क्वायर। यहां तक सही है? आई होप यहां तक बिल्कुल सही चला है। कोई अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इसको आयरन आउट करना होगा, जरूरी है। अब हम लोग यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा R और R मेरे पास यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास ये ऊपर क्या नंबर चला जाएगा? 4 इज इक्वल टू, अब मैं एक और काम करो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अभी भी कर लेते हैं। रो L4 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाओगे तो ये हो जाएगा 3DQ स्क्वायर। ये 3DQ स्क्वायर है डिवाइडेड बाय रो 2 4 8 रो L। सही है? यहां तक पहुंच गए? यहां तक हो गया? अच्छा, अब मैं इसमें से, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। मेरा टारगेट क्या है? ये दिस इज माय प्राइम टारगेट। सही है? अब मेरे पास हो जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास रो कट गया, L कट गया, रो कट गया, L कट गया, 4 कट गया, 2 इधर बचा, यहां तक भी पहुंच गए। सही है? सो फाइनली ये मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पाए नहीं कटा, पाए कटना चाहिए था, पाए कटना चाहिए था ना मेरे पास। किधर लिखा है एक पाए? एक मिनट। तो वी फाइनली ट्रैक द पाए। ये वाला पाए था जो मिस हो गया था, जो मैंने नहीं, गलती से मिस कर दिया था। तो इसके अंदर जो है ये जो था ये भी हो गया और यहां पे भी पाए था जो मिस हुआ था। ठीक है, अब ये पाए वापस से आ गया तो पाए कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, पाए कैंसिल। सही है? फाइनली अब मैं एक काम कर रहा हूं कि इसको रीअरेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर और फिर किससे डिवाइड हो रहा है? डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। सही है? यहां तक पहुंच गए। अब फाइनली मैं एक काम कर सकता हूं, मैं दोनों पर रूट ऑपरेशन लगा सकता हूं, यानी ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू 8/3 पर रूट मल्टीप्लाइड बाय डी। यहां तक पहुंच गए। अब इसकी वैल्यू जरा निकालो, कितनी आ रही है? कितना आ रहा है? 1.6, यानी डी क्यू इज इक्वल टू 1.6 डी। दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर।
So this is the entire working for this part. Now you can see that it requires time, effort and commitment. करोगे तो होगा, अगर गिव अप कर दिया तो नहीं हो पाएगा. ये सवाल मुश्किल था, मैंने आपको करके दिखाया. सही है. अब आप देख सकते हो कि इवन बिकॉज सीधी सी बात है, मैं अभी अंडर प्रेशर हूं बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस स्टफ, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास यहां पर एक पाए भी मिस हुआ था जिसको मैंने फिर ट्रैक कर लिया था. सही है. बिकॉज आई नो कि चीजें कैंसिल आउट होती है. तो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू वेरी पेशेंटली. सही है. ऐसे सवाल आएंगे, ये याद रखना, आपका 5 मिनट जाएगा ऐसे सवालों पर. सही है. गॉट इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड स्टेडी रहेगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एंड डेज में करोगे तो बेटे भूल जाओ, ये नहीं हो सकेगा आपसे. चले आगे. कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेसिक्स थे, इक्वेशन थी, डाली थी, और उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली बेसिकली सॉल्व किया इसको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जरा इधर देखो. अ सेल हैज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. A variable resistor is connected between the terminals of the cell. Okay. The resistance of the, अच्छा मुझे बोलता है cell has a constant electromotive force. A variable resistor is connected between the terminals of the cell. Okay. The resistance of the variable resistor is decreased. Which statement about the change of the cell's terminal potential difference is correct? जरा सुनो. हमारे पास क्या है, इसमें कहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस का भी जिक्र है. मैं एक में देखो, मेरे पास एक सप्लाई लगी हुई है, एक सेल है. ठीक है. इस सेल के साथ मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी, और इसी के साथ इसने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया है इधर. सही है. दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, और ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है. अब जरा सुनो, इसने एक काम किया. सबसे पहले इसने इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो गिराई. अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस गिराई तो मुझे यह भी पता है कि जब ये रेजिस्टेंस गिरेगी तो मेरे पास यहां पर लॉस्ट वोल्ट्स विल इंक्रीज. ठीक है. लॉस्ट वोल्ट्स विल इंक्रीज. ये बात समझ में आई? क्योंकि हमारे पास ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा. जब करंट बढ़ता है तो आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स और ज्यादा नुमाया हो जाते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया था कि अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को सुलाना है, यानी आपको इसके इफेक्ट्स को मिटिगेट करना है, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा दो. लेकिन यहां पे तो उल्टा कर रहा है. उसने इस जो आपका वेरिएबल रेजिस्टर है उसको गिरा दिया. जब इसको आपने गिराया, ओवरऑल करंट शूट अप हुआ. ओवरऑल अगर करंट शूट अप हुआ तो लॉस्ट वोल्ट्स बढ़े. लॉस्ट वोल्ट्स किस पे बढ़े? इंटरनल रेजिस्टेंस पे बढ़े. पहला ऑप्शन, जरा इधर देखो. द टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज. जाहिर सी बात है हमारे पास टर्मिनल पीडी डिक्रीज होगा क्योंकि लॉस्ट वोल्ट्स बढ़ रहे. बिकॉज मोर वर्क इज डन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. बिल्कुल सही बोला उसने. समझ गए? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया. सही है. इज दिस क्लियर? ठीक है. आगे चले. एक और भी ऑप्शन सारे देख लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन इसने कहा है द टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज बिकॉज द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर इज डिक्रीज. ओ भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस की आप रेजिस्टेंस गिरा रहे हो तो करंट कैसे हमारे पास कम हो सकता है? ये तो ऐसे ही चला गया. सी ऑप्शन, द टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज्ड. ठीक है. ये तो हो ही नहीं सकता. इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता हमारे पास. द टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज, ये भी नहीं हो सकता. इंक्रीज तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. सही है. ये हो गया हमारे पास 34. फिर आता है ये बहुत बच्चों वाला सवाल है. 35 का क्या होगा आंसर? 35 क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है. और सेकेंड लॉ किस पे करता है? एनर्जी पे करता है. तो बी. ठीक है. सिंपल था ये वाला. लेटेस्ट पेपर में भी इतने सिंपल सवाल आए हैं. अब ये वाला है थोड़ा सा वर्किंग वाला सवाल है. ठीक है. इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी. ये आपके सामने डायग्राम है. आप लोग खुद ट्राई करना चाहोगे? गिव दिस क्वेश्चन अ शॉट फर्स्ट. Although there are simpler methods for this question, but I choose to use Kirchhoff's second law for the purpose of solving this question. So first of all, मैं एक काम करूंगा. टोटल करंट पहले निकाल लेते हैं. टोटल करंट हो जाएगा मेरे पास 0.45 मल्टी प्लस 0.48. ये किया, ये हो जाएगा हमारे पास 0.93. ठीक है. तो यहां से मेरे पास करंट चल रहा है 0.93. इसका मतलब है कि गारंटीड है कि यहां से भी जो करंट जा रहा होगा 0.93 होगा. यहां तक भी पहुंच गया. अब इसके बाद आप एक काम करो, एक सुपर लूप लगाओगे. सही है. सुपर लूप एक जो होगा, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. सुपर लूप पहले आप एक ये वाला लगा लो, इस पर लगा दो. एंटी क्लॉकवाइज सुपर लूप लगाया.
अब उसके बाद जो है आप इसको स्टार्ट करो, आपको मैं सिखा रहा हूं, मैं एक दफा से वो सेकंड लॉ भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये साइड मेरे पास प्लस है, ये साइड मेरे पास माइनस है, ठीक है। तो इस सुपर लूप के हिसाब से ये सुपर लूप जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है या नेगेटिव से, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा +10, और फिर मैं यहां से जाता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं, यहां तक गए, फिर यहां से जो करंट जा रहा है वो ये वाला जा रहा है। लेकिन सिंस मुझे ये बात पता है कि ये करंट, ये वाला करंट और वो वाला करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, सुपर लूप और एक्चुअल करंट, तो माइनस होता है, यानी ये हो जाएगा -0.48 × 15, यहां तक भी पहुंच गए। फिर हम यहां से गए, फिर यहां से जाते 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 आर में से जो मेरे पास जो करंट जा रहा है वो 0.93 है, तो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट होगा, यानी -0.93 R, यहां तक पहुंच गए और मेरे पास सुपर लूप खत्म हुआ। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस वाले सुपर लूप से ही मेरे पास R की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है। तो अगर आप R की वैल्यू इसमें से निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास कितनी आ रही है? 3.0, सही है, 3.0 ओम यहां तक पहुंच गए। ये तो पहले वाले लूप में ही लग के निकल आई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आप एक काम करो, फिर आप इस सब को मिटा दो और फिर दोबारा से एक सुपर लूप बनाओ यहां से लेकर यहां तक और दोबारा अप्लाई कर लो, देखते हैं कि क्या होता है। यानी अगर मैं इधर भी अप्लाई करता हूं, ये साइड कौन सी है? पॉजिटिव है, तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, मैं वो इधर बना रहा हूं। तो इक्वेशन बनेगी +10 के बाद जो है मेरे पास आ जाएगा -R × 0.45, फिर आएगा -2 × 0.45, यहां तक भी आ गए, और फिर मेरे पास आएगा, फिर अगेन माइनस आएगा, और मेरे पास जो करंट था उसमें कितना जा रहा था? 0.93 था, 0.93 था, सही है। तो ये हो जाएगा 0.93 इंटू रेसिस्टेंस, अभी निकालिए थोड़ी देर पहले 3 निकालिए, तो 3 डाल देते हैं, =0। अब आप इसमें सॉल्व करके R निकाल सकते हो। R की वैल्यू आपके पास रफली गिव और टेक 14 आ रही होगी, तो ये भी हो गया 14। ये हमने जो है सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के किया है, सही है। लेट्स डिस्कस सम ऑल्टरनेट मेथड्स, जो इजियर मेथड्स हैं जो इसमें लगा सकते थे आप। सबसे पहले बोल रहा है अ बैटरी ऑफ नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, चलो ये अच्छी बात है, इसने नेग्लेक्ट कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस को, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ थर्मिस्टर एंड अ फिक्स्ड रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस। अब थर्मिस्टर सबसे पहली चीज है, दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनटीसी टाइप और एक होता है पीटीसी टाइप। नॉर्मली आपके पास एनटीसी टाइप थर्मिस्टर होता है। एनटीसी टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उसमें क्या होता है कि थर्मिस्टर को आप गर्म करते हो तो उसकी रेसिस्टेंस गिरती है, ठंडा करते हो तो उसकी रेसिस्टेंस राइज होती है। बेटे जब हमें भी सर्दी लगती है तो हम कपड़े ज्यादा पहनते हैं, ज्यादा हैवी कपड़े पहनते हैं, तो हम अपनी रेसिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं। इस तरीके से याद रख लो इसको, सही है। खैर, इसने अगर आपको ये नहीं भी आता तो एटलीस्ट उसने खुद बता दिया है। The table shows the resistance of the thermistor at two different temperatures. हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेसिस्टेंस आ रही है 12 किलो ओम, सही है, और 50 पर आ रही है इसकी 5 किलो ओम। किलो ओम कैसे बोल रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है, ये भी हो गया। फिर मुझे बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस V आउट अक्रॉस द फिक्स्ड रेसिस्टर इज 4.5। यहां पर मुझे बोलता है कि 4.5 वोल्ट आ रहा है व्हेन द थर्मिस्टर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मतलब है, मुझे बोलता है व्हाट इज V आउट व्हेन द थर्मिस्टर इज एट दिस। मुझे V आउट दोबारा निकालना है, लेकिन अब जरा सुनो, लिसन, सुन तो लो, 2 मिनट सुन तो लो। यहां पर मेरे पास V आउट की वैल्यू आ रही है 4.5, अग्रीड, और मेरे पास जो थर्मिस्टर का जो मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है उस पर इसकी रेसिस्टेंस कितनी आ रही है, मेरे पास 12 किलो ओम यहां पे आ रही है। अब कॉमन सेंस की बात है, जरा सुनो, 4.5 वोल्ट अगर ये खा रहा है तो दोनों की रेसिस्टेंस बराबर है या नहीं है? तो इधर भी मेरे पास 4.5 वोल्ट आएगा। अगर इधर आएगा तो टोटल सप्लाई वोल्टेज कितनी हो जाएगा, 9 वोल्ट हो गए। अब अगर 9 वोल्ट्स पता चल गया, वी कैन नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। अब मैं एक काम करता हूं, जरा इधर देखो, अब मैं इन सबको हटा देता हूं इधर से, और अब मेरी बात सुनो, 50 डिग्री पर पहुंचे,
50 डिग्रीज पर अगर हम लोग पहुंचे तो 50 डिग्रीज पर इसकी रेसिस्टेंस कितनी है? 5 किलो ओम है। अब आप एक काम करो, पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको सिखाया था। या तो आप करंट के थ्रू जाओगे या आप पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला यूज करो। पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला इज वेरी कन्वीनियंट। तो मेरे पास हो जाएगा न्यू वी आउट इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय द टारगेट रेसिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाय द कंबाइंड रेसिस्टेंस 12 प्लस 5 कितना होता है? 5 6 7 17। अब निकाल लो वी आउट कितना आ रहा है? कितना? 6.35 वोल्ट्स। यानी आपका आंसर क्या आ रहा है? सी। आपके सामने किया है, जो थ्योरी पढ़ाई थी वो एज इट इज अप्लाई हो रही है। हाँ, अब अगर आपने मेहनत नहीं की है, आप बोल रहे पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला हमारी समझ से बाहर है, तो बेटे लास्ट स्टेप में आप ये भी कर सकते थे, इन दोनों रेसिस्टेंस को कंबाइन करो, टोटल करंट निकालो, फिर उस करंट से आप वी आउट निकाल लो। लेकिन मैं करंट को बाईपास किया, मैंने पीडी वाला फॉर्मूला लगाया था जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल में कराया था। वीडियो रिकॉर्डेड है, आप देख लेना अगर नहीं आता तो। सही है, ये भी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आता है, अब ये नई चीज आई है इधर। सुनो 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 सुनो, पहले मैं समझाऊंगा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। सबसे पहली बात है, आप एक स्टेटमेंट लिखो स्टेटमेंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं आपके सामने है। स्टेटमेंट लिखो, फंडामेंटल चार्ज, लिखो एक स्टेटमेंट, फंडामेंटल चार्ज। बेटे लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो फंडामेंटल चार्ज 1.6, मैं इधर लिख लेता हूं, फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है जरा सुन लो, लिसन। इसका मतलब यह है कि रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज का स्टेप साइज है वो ये है। यानी आपके पास सिर्फ इसके होल नंबर मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते हो और कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी मेरे पास, जरा सुन लो, रियल वर्ल्ड के अंदर क्या चीज ऑप्शंस है हमारे पास? या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, या इसी चार्ज को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, या मैं इसी चार्ज को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, 4 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं। ये मेरे पास है। क्वांटाइजेशन का मतलब है एक स्टेप साइज जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप साइज है वो ये है। यानी इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आप किसी भी डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो इसको। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लेकिन एक चीज जरा सुन लो, लिसन लिसन लिसन, सुनो। नॉर्मल दुनिया में जितनी भी आप कैलकुलेशंस करोगे तो चार्ज इज क्वांटाइज, यानी होल नंबर मल्टीपल होने चाहिए चार्ज के, सही है। लेकिन सिर्फ एक जगह पर ये लॉ वायलेट होगा, वो क्वार्क्स की दुनिया में होगा, जहां पर आपका फंडामेंटल चार्ज डिवाइडेड बाय 3 भी हो सकता है, सही है। 1/3 भी हो सकता है। वहां पर आपके पास जो है फंडामेंटल स्टेप साइज डिफरेंट भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो यहां पर जो आपकी नॉर्मल फिजिक्स है यहां तक सेम है। रेडियो एक्टिविटी में आकर थोड़े से रूल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बोला है कि भाई चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब ही ये है कि स्टेप साइज बस एक फिक्स्ड है, स्मॉलेस्ट स्टेप साइज ये है। अगर आपको दूसरे स्टेप पे जाना है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तीसरे स्टेप पे जाना है मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, एंड 4। समझ गए? होल नंबर मल्टीपल इन शॉर्ट। क्लियर है? तो भाई पहला वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दूसरा वाला आप कुछ भी करके देख लो, आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लो कितना आता है। आप करोगे तो ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 3.2 हो जाएगा। 3.2 तो यहां पे कहीं है ही नहीं, तो ये भी गया। फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, सही है। इस फंडामेंटल चार्ज पर आपका गेम होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट आया, क्वांटाइज्ड लिखा है, क्वांटाइजेशन इज फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में भी आओगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी इटसेल्फ इज आल्सो क्वांटाइज्ड। लेकिन वहां पर हम लोग जो होंगे, जब आप पहुंचोगे, वो A2 की कहानी है। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपके AS में रेडियो एक्टिविटी से आया था। रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलो अभी हमने कर लिया,
सीख गए, सीख गए, बस ये याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हमेशा मल्टीपल होगा होल नंबर। ओके, अभी कोई और मुझे जवाब नहीं देगा, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग करते हैं। A resistor of resistance R is connected across a cell of EMF E and negligible internal resistance। ये कहानी इधर चेंज हो गई, इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं। इसने मुझे बोला है कि एक आपके पास सप्लाई है, एक सेल है, उसी के साथ इसने एक रेसिस्टर R कनेक्ट किया है। यहां तक भी पहुंच गए, सही है, सिंपल मैथ्स है इसके अंदर। एंड लेट दिस EMF बी E, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो लॉस्ट वोल्ट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर मुझे बोलता है what switch single change to the circuit would lead to the largest increase in the power dissipated in the resistor। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे मेरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं रेसिस्टेंस को चेंज इधर करता हूं, एक ही रेसिस्टेंस लगी हुई है, क्या इसके अक्रॉस अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया इधर, तो क्या वोल्ट मीटर पे रीडिंग चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, फिक्स रहेगी इधर। यानी इसका मतलब है कि हमेशा ई रहेगा इसमें, ये बात फैक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर मेरे पास इंटरनल रेसिस्टेंस होती और मैं इस आर को चेंज करता तो मेरे पास वी की वैल्यू भी चेंज हो रही होती, लेकिन अभी तो इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं। इन शॉर्ट, मैं एक काम कर सकता हूं, इधर देखो, हमारे पास है पावर का फॉर्मूला, पावर का हमारे पास होता है आई वी, लेकिन करंट तो है ही नहीं। दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, करंट तो है ही नहीं, तो ये छोड़ दो। तो फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहां तक पहुंच गए। अब वी की जगह पर आप ई लगा दो, ई स्क्वायर ओवर आर, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया, डबलिंग द वैल्यू ऑफ ई की, तो आपके पास बनेगा पावर न्यू इज इक्वल टू 2e का होल स्क्वायर, तो यानी 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब है कि P न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल पावर, यानी यहां पर आ रहा है 4p। देख लो मैंने किया है। फिर उसके बाद है डबलिंग द वैल्यू ऑफ R करोगे, तो ये तो अगर आपने R को बढ़ाया पावर तो गिरेगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद है हाल्विंग द वैल्यू ऑफ E, इससे भी नहीं हो सकता। हाल्विंग द वैल्यू ऑफ R कर सकते हैं, इसमें बढ़ेगा तो सही, पर देख लेते हैं। यानी ये हो जाएगा, इधर देखो हमारे पास है, इसका ऑप्शन मैं इधर कर रहा हूं, यहां पे मैं राइट साइड पे कर रहा हूं। मेरे पास है पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर था, यानी पावर न्यू इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर हाफ आर, यानी पावर न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई स्क्वायर ओवर आर। यहां तक पहुंच गए, यानी पावर न्यू इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल पावर। यहां तक पहुंच गए, यानी यहां पे 2p आ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। थोड़ी देर इस क्वेश्चन, बिफोर वी डाइव इनटू दिस एक्चुअल क्वेश्चन, लेट मी रिवाइज समथिंग विथ यू गाइस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है अभी। इधर देखो, सबसे पहला काम यह है कि अगर मेरे पास इस तरह के 8 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, यूं करके यूं लगा दिया, फिर यूं लगा दिया, ओह माय गॉड दिस इज सो टीडियस। दीज आर 8 रेसिस्टर्स ओवर हियर, ठीक है, यहां तक हैं। इनकी कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो R ओवर 8 हो जाएगी। ये बात समझ में आई? मैथमेटिकली ऐसे ही होता है। फिर इसने मुझे एक और चीज कहा है कि इसके साथ एक और रेसिस्टर लगी हुई है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करो इसके बाद मेरे पास, सपोज करो गिव और टेक, मेरे पास इसी के साथ एक और रेसिस्टर लगा हुआ है जिसका है 4R वैल्यू है, सही है। मैंने एक काम कर सकता हूं मैथमेटिकली, इन सबको कंबाइन करके मेरे पास बना R ओवर 8, अग्रीड। यानी मैं इस तरह भी बना सकता हूं एक और सेकंड डायग्राम कि मेरे पास एक रेसिस्टेंस है R ओवर 8 एंड लेट सपोज मेरे पास एक रेसिस्टेंस से गिव और टेक 4R। अभी मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां तक पहुंच गए। अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक शॉर्टकट लगा सकते हैं दो रेसिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के लिए, प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट ओवर सम जो होता है, या तो फिर आप ये करो कि ब्रैकेट लगाओ 1 ओवर R ओवर 8 करो, फिर प्लस 1 ओवर 4R करो, फिर रेस टू पावर -1 करो, बहुत देर हो जाएगी उसमें करते करते। आप एक काम करो, प्रोडक्ट ओवर सम भी लगा सकते हो, यानी ये हो जाएगा R ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 4R डिवाइडेड बाय R ओवर 8 प्लस 4R। ये तो कर सकते हो आप,
समझ गए? ये मैंने आपको तरीका बताया, प्रोडक्ट ओवर सम से भी आप डायरेक्ट आरटी निकाल सकते हो, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सही है? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, जो मैंने अभी बताया है ये सारी चीजें समझ में आ गई? अगर ये समझ में आएगी, नाउ वी कैन प्रोसीड टू द एक्चुअल क्वेश्चन। अब सबसे पहली चीज है, मैं इसमें सब कुछ मिटा रहा हूं एंड लेट्स डाइव ऑन टू द एक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही सारे प्रिंसिपल्स लगेंगे मेरे पास। ठीक है, इधर देखो, मुझे कहता है, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली करूंगा। ठीक है, इधर देखो, सबको समझ में आ जाएगा। An electrical cable is made up of one thick strand of copper wire, ठीक है, that is surrounded by 8 thin strands of copper wire. Agreed? 8 मेरे पास जो है सिर्फ पतली वायर्स हैं। All thin strands of wire are connected in parallel with each other. इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, सारी वायर्स को। ठीक है, फिर मुझे बोलता है ईच थिन स्ट्रैंड ऑफ वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एक मिनट जरा सुनना, सबसे पहली बात है रेसिस्टिविटी दोनों की बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही कॉपर है। ठीक है, 8 वायर्स और वो जो मिड सेंट्रल वायर वो कॉपर ही है, रेसिस्टिविटी तो बराबर है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मेरे पास ये बोलता है द केबल हैज अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ आर। मुझे बोलता है कि इस पूरी केबल की रेसिस्टेंस आर है और इसकी जो लेंथ है हमारे पास दोनों बराबर है। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनको नाम दे देते हैं। मैं थिन वायर का नाम क्या रखूं? आर टी रख लेते हैं, और थिक वायर का आर टी एच रख लेते हैं, ऐसे कर ले। सही है, सबसे पहली चीज है, मैं इधर कर रहा हूं इसकी वर्किंग, आप इधर देख सकते हो। इधर देखो, लिसन लिसन लिसन, पहले आर थिन निकाल रहा हूं। ठीक है, आर थिन, तो आर टी लिखा मैंने, इसको, इसका नाम मैंने आर थिन रखा है, तो वो टी रखा हुआ है मैंने। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया, ये हुआ। लेकिन मुझे पता है कि ये तो सिर्फ एक आर टी है, एक थिन वायर है, तो अगर मेरे पास 8 थिन वायर्स पैरेलल में लगी हुई है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, आर टी ओवर 8 इज इक्वल टू रो एल ए ओवर 8, लिख सकते हैं इसको ऐसे। सही है, यानी मेरे पास हो जाएगा आर टी ओवर 8 शुड बी इक्वल टू 8 रो एल ओवर ए। यहां तक भी पहुंच गए? सही है, ये भी हो गया हमारे पास। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, सिर्फ थिन वायर के लिए था, मैंने इस पे लिख भी देता हूं, थिन वायर के लिए था। सही है, यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद जो है मेरे पास थिक वायर का केस है। थिक वायर को मैं रेड कलर से कर रहा हूं, इधर देख लो, मैं इसके लिए लिख सकता हूं आर थिक, टी एच लिख रहा हूं, आर टी एच मेरे पास। आर थिक के लिए मैं लिख रहा हूं इधर, ये हो जाएगा रो, क्योंकि रो तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी सेम है, डिवाइडेड बाय मेरे पास 4a है। अग्रीड? यहां तक भी पहुंच गए? ये पहुंच गए, यानी मेरे पास आर थिक भी आ गया, ये थिक वाली वायर के लिए था, और बाकी कॉम्बिनेशन मेरे पास उसके लिए भी आ गया, थिन के लिए भी आ गया। यहां तक पहुंच गए। अब क्या मैं इसको इस तरह कर सकता हूं, इनकी टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस किसके बराबर है? आर के बराबर है। अब हम लोग चलते हैं इधर, जरा इधर देखना, वर्किंग स्पेस मुझे बहुत सारी चाहिए होगी क्योंकि इसमें मेहनत करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं द टोटल कॉम्बिनेशन इज आर विच इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने थिन वायर्स की कॉम्बिनेशन बना ली है, थिक वायर ये रहा, तो मुझे इन दोनों को भी पैरेलल में कंबाइन करना है, तो प्रोडक्ट ओवर सम लगा सकते हैं। यानी प्रोडक्ट ओवर सम के हिसाब से मेरे पास लगेगा इधर आर टी ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय आर टी एच डिवाइडेड बाय आर टी ओवर 8 प्लस आर टी एच। यही मैं करूंगा, मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, फिर देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास फसाद करें। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 8 रो एल ओवर ए। यहां तक पहुंच गए? सही है। और फिर मेरे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है रो एल ओवर 4a से मल्टीप्लाई हुआ। यहां तक भी पहुंच गए। फिर इसके बाद हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 8 रो एल ओवर ए। यहां तक भी पहुंचे। और फिर मैं इसमें प्लस कर रहा हूं रो एल ओवर 4a। यहां तक भी पहुंच गए? सही है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो अब इसके बाद इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर कर आपको करना क्या है कि आपको रो को सब्जेक्ट बनाना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया?
अब सबसे पहली चीज है, मैं एक काम करता हूं, इधर मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करने की पोजीशन में आ चुका हूं, मेरे पास जगह कम हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मेरे पास जगह और इधर बन जाए। सही है, मैं यहां पे इसको रख लेता हूं एंड लेट्स डू दिस पार्ट। ठीक है, अब सारा का सारा गेम है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, यहां पे आ गए, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, इसमें से क्या चीज हमारे पास जो है, जो चीज हो जाएगी, क्या मैं इसको इस तरीके से, इसमें से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 2 रो स्क्वायर l स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक भी पहुंच गए। फिर मेरे पास डिवाइड होने के बाद अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इसमें से मैं रो l ओवर a कॉमन निकाल सकता हूं, यानी ये हो जाएगा रो l ओवर a कॉमन निकाला और ब्रैकेट्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1 ओवर 4 आ गया। यहां तक पहुंच गए, प्लीज टेल मी, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद आप एक काम करो, जरा सुनो, एक रो l ओवर a तो इधर से कैंसिल आउट हो गया, यानी मेरे पास जो बच्चा ऊपर वो सिर्फ बचा 2 रो l ओवर a बचा, नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको जो है डिवाइड करके ये लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 ओवर 4 तक पहुंच गए एंड दिस इज इक्वल टू r, यहां तक भी पहुंच गए। फिर फाइनली मेरे पास हो जाएगा 8 प्लस 1 ओवर 4 कितना होता है, 8 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 33 ओवर 4, राइट। यानी मेरे पास ये आ रहा है r इज इक्वल टू 2 रो l ओवर a मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ रहा है, 4 ओवर 33, राइट, 4 ओवर 33। यहां तक पहुंच गए, यानी मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर शायद नहीं बन पाएगा, मोस्ट लाइकली मिस्टेक हो गई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, कोई ना कोई। रो इज जी को मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है इसमें, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए इंटू 33 डिवाइडेड बाय 12 तो आ ही नहीं रहा ना मेरे पास, ये हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 8l। नहीं बन सका मेरे पास नहीं बन सका, मैंने कोई मिस्टेक कर दी, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। गलती में जब पता है कहां पे हुई है, वो गलती ये हुई है कि ये वाला जो 8 था, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई होता है, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे आ जाएगा। अब आपको ये स्टेप सारे शुरू से करने पड़ेंगे। मैं 1 मिनट में कर लूंगा, इधर देख लो, 2 मिनट लगेगा हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इधर देख लो प्लीज, इधर देख लो, अब सही है। अब इसको मिटा देते हैं, दोबारा कर लेते हैं इसको। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बचेगा r इज इक्वल टू 1 ओवर 32 रो l ओवर a और फिर नीचे बचेगा 3 ओवर 8। यहां तक पहुंच गए, सो ये हो जाएगा 3 ओवर 8 r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 ओवर 32 रो l ओवर a। यानी अब आप निकालोगे तो रो निकलेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 इंटू 3r ओवर 8, और मेरे पास क्या था, इसको मल्टीप्लाइड बाय a भी करेंगे और डिवाइडेड बाय l भी कर लेंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा रो की इज इक्वल टू 12ar ओवर l, डी आंसर। ये सारी वर्किंग है इसकी। बाद हमारे पास सवाल आया है, a car has sensors, ये आसान सवाल है, for detecting light intensity and temperature of the environment. The sensors make use of light dependent resistor. मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं, LDR के बारे में O लेवल्स का है।
एलडीआर में जरा सुनो, जब आपके पास लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसकी रेसिस्टेंस गिरती है, और अंधेरे में यानी लाइट इंटेंसिटी जब गिरेगी अंधेरे में इसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है। सही है, अंधेरे में इसकी ओ लेवल्स में करके आए हो आप, सही है। और थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर का गेम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एनटीसी टाइप थर्मिस्टर है। अगर एनटीसी टाइप है तो अगर टेम्परेचर मेरे पास बढ़ेगा तो इसकी रेसिस्टेंस गिरेगी, और जब टेम्परेचर ठंडा होगा तो इसकी रेसिस्टेंस बढ़ेगी। ये आप डायग्राम अपने पास बना के रख लो अगर आप ओ लेवल्स का भूल गए हो। ये एलआई का मतलब है लाइट इंटेंसिटी, सही है। अगर अब आपको ये समझ में आ गया, अब मुझे इसका जवाब दे दो, कौन सा आंसर आएगा? भाई सुनो, आपने बोला कार मूव्स फ्रॉम वार्म एंड डार्क एनवायरमेंट, सही है, टू कोल्ड एंड ब्राइट एनवायरमेंट। अच्छा, कोल्ड के अंदर थर्मिस्टर की रेसिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज। और ब्राइट एनवायरमेंट में एलडीआर की रेसिस्टेंस क्या होगी? गिरेगी, यानी डिक्रीज। सी आंसर, सही है। ये टेबल याद कर लो, ओ लेवल्स का टेबल है। अजम्पशन ये थी कि शायद आता होगा। देख लो, डायोड्स आपने ओ लेवल्स में किए थे। आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो ऑन होगा या नहीं होगा। अब मुझे बोलता है द स्टूडेंट असेंबल्स द सर्किट शोन, बहुत आसान बच्चों वाला सवाल है। विच रो डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द टू सेल्स। इधर देखो, मेरे पास करंट इधर से जाएगा, ये करंट जाएगा, इसमें से जब ये पास होगा तो ये वाला तो ऑन रहेगा, ये तो हमेशा ही ऑन रहेगा। उसके बाद दूसरे वाले के लिए यहां से जा नहीं सकता, लेकिन ये वाला यहां से अलाउ कर देगा घूमने के लिए, तो ये भी ऑन रहेगा, यानी दोनों ही ऑन रहेंगे। डी सही है, बच्चों वाला सवाल था। अब आप देख सकते हो, देखो अभी एक पैटर्न नजर आ रहा है। रीसेंट पेपर के जितने भी अभी आप पेपर्स कर रहे हो उनमें पैटर्न ये है, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल शुरू में आसान और फिर अचानक से एक डिफिकल्ट सवाल आता है, ठीक है, एक ही आता है। इधर देखो, Kirchhoff's first law is the consequence of the first law charge. सुनो, three identical cells each have electromotive force less than negligible internal. Use KVL to solve this. थ्री आइडेंटिकल रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, यहां तक तो पहुंच गए हम लोग, ठीक है। और मेरे पास कुछ बैटरीज की पोलैरिटीज आप देखो तो ये साइड प्लस है, ये साइड माइनस है, ये साइड प्लस है, ये साइड माइनस है, ये साइड प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर पहले आप एक काम करो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो लगेगा ही लगेगा, यानी आप इसमें एक सुपर लूप लगा सकते हो इस तरीके से। जब आपने सुपर लूप लगाया तो फिर एक चीज और रियलाइज करो कि इसके अंदर जो हमारे पास डोमिनेटिंग जो सप्लाई है वो दो इस तरफ राइट साइड पे क्लॉकवाइज पुश कर रही है करंट को। आप देख सकते हो ये और ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को, यानी ये 2E हो गया और एक मेरे पास रिवर्स में लगी हुई है, तो ओवरऑल E जो है राइट साइड पर है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे डायग्राम के अंदर जो हमारे पास करंट घूम रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। अग्रीड, यूं चल रहा है हमारे पास करंट, यहां तक पहुंच गए, ये हमारे पास एक्चुअल करंट है। तो फिर इसके बाद हमने जो है इसके अंदर फिर हम लोग लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूं। केवीएल आप एक दफा लगाओगे, केवीएल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा -E प्लस IR, फिर ये हो जाएगा -E प्लस IR, फिर आ जाएगा +E, फिर प्लस IR, यहां तक पहुंच गए। दिस इज इक्वल टू 0, दिस वॉज इट, यहां तक पहुंचे। तो इसके बाद आपके पास ये कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, यानी आपके पास बचा E इज इक्वल टू 3IR, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद फिर जरा देखो, इधर देखो, यू डू अग्री कि हमने इस करंट का नाम रखा था I, जो एक्चुअल करंट इसमें घूम रहा था। अब अगर मुझे किसी एक रेसिस्टर पर वोल्टेज निकालनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, V अक्रॉस R शुड बी इक्वल टू IR कर सकते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद आप एक काम करो, क्योंकि मुझे वोल्टेज अक्रॉस वन ऑफ द रेसिस्टर निकालनी है, VR ही निकालनी है,
तो वी आर के लिए मैं इसमें ई भी मुझे लाना है, क्योंकि ई लाना जरूरी है इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। इस आई को इधर सब्जेक्ट बनाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई ओवर 3r इसमें डाला और मल्टीप्लाई बाय आर किया, आर आर कैंसिल हो गया, यानी वी आर इज इक्वल टू ई ओवर 3, यानी आपका आंसर बना बी। सही है? गॉट इट? तस्वीर लेनी है तो ले लो, इस सवाल की मुश्किल था ये वाला सवाल। सबसे पहली चीज है हमारे पास इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 0। अगर यहां पर 0 रीडिंग आ रही है, इस एमीटर पे 0 रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया? सही है, ये तो बात फैक्ट है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, द लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, अगर ये है V है तो यहां पे भी V है, यहां तक पहुंच गए। फिर ये कह रहा है द लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर इज देन कवर्ड। इसने क्या किया, इसके ऊपर एक कवर उठा के लगा दिया। जब कवर लगा दिया तो यहां पे अंधेरा हो गया। अगर अंधेरा हुआ तो LDR की रेसिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। अगर LDR की रेसिस्टेंस बढ़ी तो इसका मतलब है कि यहां पर जो वोल्टेज आ रहा होगा वो बढ़ जाएगा। अगर यहां पे मेरे पास वोल्टेज बढ़ेगा तो ये वाला वोल्टेज गिरेगा, ये वाला गिर जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मुझे क्या करना है कि भाई अगर ये वाला वोल्टेज मेरे पास गिरा तो इसका मतलब है कि एक एक्चुअल फाइनाइट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की आ गई, यहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस इसको 0 करना है। सिंस मेरे पास यहां पर जो V था, ये वाला V जो है मेरे पास गिर चुका है, तो मुझे इस V को भी नीचे गिराना पड़ेगा। इसको गिराने का एक ही तरीका है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पकड़ूं, कहीं इधर लगा दूं, लेफ्ट साइड पे लगा दूं, यानी मेरे पास होगा मूव द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। सही है? इसको आई डोंट थिंक वेरीफाई करने की भी जरूरत है, बिकॉज दिस वाज इजी। अच्छा, फिर ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज दिस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ फिक्स पॉइंट इन द वायर इन अ टाइम ऑफ 10 आवर्स। बच्चों वाला सवाल है भाई। अभी आप देख लो, पैटर्न देखो, ये दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया ना, 30 से वापस से आ रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू IT आप लगा सकते हो। टोटल चार्ज पहले निकाल लो, करंट कितना है, 4 इंटू 10⁻³ है। टोटल टाइम कितना है, 10 घंटे, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर सकते ताकि सेकंड्स में चला जाए। टोटल चार्ज निकाल लो कितना आ रहा है, हाँ 144 कूलम। यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद मुझे बोला है कि भाई मुझे बोलते भाई साहब मुझे ये बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसको उठा के उससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। सही है? टोटल चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which graph shows the IV characteristic of filament lamp। oh my god। फिर ये वाला सवाल 33 खुद करो। मुझे कहता है ये a metal wire has a length of this and a cross sectional area ये this। शुक्र है इसने यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। the resistivity of the metal वो भी सही यूनिट में दिया हुआ है, सब कुछ सही दिया है इसने। फिर मुझे कहता है द वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट लेंथ इंक्रीजेस टू दिस, द वायर रिमेन्स सिलिंड्रिकल एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा चलो ये अच्छी बात है। यानी मेरे पास जो है, सबसे पहला एक काम करते हैं, हमारे पास जो है वॉल्यूम जो होता है इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी मैं सिंपल इतना लिख लेता हूं, एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है, ये होता है। वॉल्यूम इसने कांस्टेंट रखा हुआ है यहां तक, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूं, इसने बोला है द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास V इज इक्वल टू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो शुरू में था, V वॉल्यूम हम निकाल लें, इसका मैं एक्चुअल वॉल्यूम ही निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास लेंथ इसकी कितनी है 2.5। यहां तक पहुंच गए। ये था वॉल्यूम, इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है।
अब जरा इधर देखो, लिसन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास अभी भी वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम अभी भी सेम है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम अगर सेम है तो इस बार इसने क्या किया, लेंथ को बढ़ाया है, यानी हमारे पास इस लेंथ को इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। यानी मैं लिख रहा हूं इसको एरिया न्यू नाम दे देते हैं इसको, एंड मल्टीप्लाइड बाय न्यू लेंथ है 2.65, यहां तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इधर ही मैं एक काम कर रहा हूं, जरा इधर देख लो, 4.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2.5 जो कि वॉल्यूम था बराबर कर रहा हूं मैं, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, सही है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू ए न्यू मल्टीप्लाइड बाय 2.65, यहां तक पहुंच गए। तो ए न्यू की जो वैल्यू आएगी, अभी कैलकुलेटर छोड़ो इसको, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2.5 और फिर डिवाइडेड बाय, मेरे पास एक मिनट क्या कर रहा हूं, एक मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2.65, यहां तक पहुंच गए, सही है। ये भी हो गया, ए न्यू पहुंच गए। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल चीज पर। मुझे कहता है सबसे पहले हमें बोलता है व्हाट इज द चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। सो इनिशियल रेसिस्टेंस निकाल ले, इनिशियल आर शुड बी इक्वल टू रेसिस्टिविटी इसकी कितनी है 3.5 इंटू 10⁻⁻7, अभी मैं इसी पर ही हूं। फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है 2.50 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.5 इंटू 10⁻⁻6। इनिशियल रेसिस्टेंस निकालो कितनी आ रही है, कितना निकाल के एक और भी बता दे कोई, 7/36 ओम, यहां तक पहुंच गए। ये तो हो गई इनिशियल रेसिस्टेंस। अब मैं निकाल लो न्यू रेसिस्टेंस, यानी आर न्यू शुड बी इक्वल टू, इस बार हमारे पास रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो सेम ही है क्योंकि सेम ही वायर थी। सो 3.5 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय इस बार लेंथ आ रही है 2.65, और मेरे पास जो इस बार जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया आया है वो ये थी वैल्यू, ये बता दोगे कितनी आ रही थी, 4.25 -6, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब आप एक काम करो, इसकी भी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है आर न्यू, 0.218। अब ओम्स आ गई। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बी आंसर, सही है बेटे, पढ़ो तो सही। व्हाट इज द चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, सही है। अब जरा सुनो, मसला सबसे बड़ा यह है कि इवन जो गलत आंसर भी होगा, जब चेंज नहीं भी निकाला होगा वो भी आ रहा होगा। मैं गारंटी देता हूं आपके पास होगा, सही है ना। यानी आप जरा इधर देखो, ये वाला आंसर अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो कितना आता है 0.22, वो भी इधर गिवन है, ताकि आप टेम्पटेशन आए कि यार ये आ गया बस में यही सही है। लेकिन आप भूल रहे हो कि इसने यहां पे चेंज का सिंबल भी लगाया, चेंज बोला हुआ इधर निकालना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देख लो, विच सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का याद कर लो, यही सिंबल होता है। एक लास्ट सवाल ऑफ द डे, तस्वीर ले रहे हो? Okay guys, so this is it, and please like and subscribe my channel. Enjoy. कर लिया ना, मेरे को मार्क्स याद नहीं आ रहे, अली कलीम के ज्यादा थे, आपके ज्यादा थे, पता नहीं।